मुरादाबाद मंडल के 5 जनपदों में से एक संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की परतें खुलती जा रही हैं और जैसे जैसे इस हिंसा के पीछे की सच्चाई की तह तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है और पहुंच रही है तो नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और इस दंगे में पुलिस ने जिन 100 लोगों को आइडेंटिफाई कर 27 गिरफ्तारियां की हैं, उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यानी मौलानाओं और नेताओं के इशारे पर इस हिंसा की आग को लगाने और उसे भड़काने के लिए बाहर से बुलाए गए दंगाइयों में सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही नहीं थे, बल्कि बुर्के में रहकर अपनी पहचान छुपाने वाली बुर्का गैंग की वो महिलाएं भी इसमें शामिल थीं, जिनको मोहरा बनाकर शवों पर राजनीति करने वालों ने अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया है। और साथ ही इस हिंसा के तार अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी जुड़ रहे हैं। वहीं इसके साथ ही अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की भी हो गई है एंट्री और इसके अलावा पोस्टर पॉलिटिक्स की संभल हिंसा में शुरुआत भी हो गई है। आखिर क्या है संभल हिंसा की पूर्व नियोजित स्क्रिप्टेड जो हिंसा की गई है, या हिंसा को जिस स्वरूप में यहां पर दर्शाया गया है, या फिर उस हिंसा को कारित किया गया है, उसकी पूरी कहानी आपको आज डिटेल में बताएंगे हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजियों का क्रम अबाध रूप से लगातार जारी है और इसको लेकर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस ने इस हिंसा को भड़काने के आरोप में सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज की है और वो मुख्य आरोपी भी हैं। और साथ ही अन्य कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भी भेजा जा चुका है। वहीं इस हिंसा में जिन 27 लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई करते हुए गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, इनके साथ कुल मिलाकर लगभग 45 लोगों के पोस्टर भी जारी किए गए हैं। और सीएम योगी ने साल 2019 में सीएए को लेकर हुए हिंसक बवाल के बाद पोस्टर जारी कर जिन दंगाइयों को उजागर करते हुए उनसे सार्वजनिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाए जाने की भरपाई करवाई थी, उसी तर्ज पर इस बार भी संभल हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करवाने का आदेश दिया है। वहीं इसके साथ ही आपको एक पोस्टर से भी रूबरू करवाता हूं जो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा की ओर से प्रयागराज में लगाया गया था, जिसमें लिखा गया था, प्रभुता के आवेश में बौखलाया है सुल्तान, सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है हिंदुस्तान, गणतंत्र वर्सेस गणतंत्र, भाजपा का चुनावी मूल मंत्र, जनमत पर नहीं गणमत पर विश्वास करती है भाजपा, भाजपा के तानाशाही सियासत का एक दृश्य। फिलहाल इस पोस्टर को पुलिस ने तो हटवा दिया है और शहर में अशांति फैलाने वालों पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इस मामले पर सियासत लगातार होती जा रही है। वहीं इस पोस्टर के साथ ही अब बात करते हैं संभल हिंसा को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दी गई दस्तक की। संभल में हुई हिंसा के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सर्वोच्च न्यायालय से पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का पालन करने के लिए अथवा पालन करवाने के लिए पूर्व में दाखिल की गई याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की है। वहीं बीते मंगलवार को इस हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया था मौलाना मदनी ने कहा था, संभल अराजकता, अन्याय, क्रूरता और दरिंदगी की जीती जागती तस्वीर है। देश में वर्षों से फैली नफरत अब गोलियों तक पहुंच गई है। देश गलत दिशा में जा रहा है और आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून के वास्तविक पालन की कमी के कारण भारत में संभल जैसी घटनाएं हो रही हैं। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुस्लिम पूजा स्थलों के सर्वे करने के आदेश दे रही हैं। अयोध्या मामले में आए फैसले को मुसलमानों ने कड़वे घूंट के रूप में इसलिए पी लिया था कि देश में शांति और व्यवस्था स्थापित रहे। हालांकि इसके बाद सांप्रदायिक शक्तियों का मनोबल बढ़ गया है और अब वो मस्जिदों की नींव में मंदिर तलाश रहे हैं। मौलाना मदनी के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि उन्हें इस बात की हरगिज चिंता नहीं है कि आखिर संभल में हिंसा किसने फैलाई और किसके इशारे पर यहां साजिश रची गई और पत्थरबाजी हुई और फिर गोलियां चलाई गई और 4 से 5 लोगों की मौत हुई। वहीं इसके साथ ही मौलाना मदनी का ये बयान एक अलग ही लहजे में भी नजर आ रहा है।
फिलहाल जिस संभल हिंसा को मौलाना मदनी हिंदू मुस्लिम के नजरिए से पेश करना चाहते हैं और नफरती आग को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बात सामने आ रही है कि असल में यह हिंसा शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर नहीं हुई है, बल्कि मुस्लिम समाज में ही दो हिस्सों में बटे, यानी तुर्क बनाम पठान और देसी बनाम विदेशी की छिड़ी हुई लड़ाई का ये अंजाम रहा है। इस सर्वे की आड़ में इस हिंसा को पूरी तरीके से अंजाम देने का प्लान बनाया गया था और इस सर्वे को अपनी ढाल बनाकर दोनों ही मुस्लिम जातियों के बीच हिंसा हुई। हिंसा की यह चिंगारी उस समय भड़की जब तुर्क जाति के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों ने पठान समुदाय के विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थकों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में पठान, सैफी, अंसारी जाति से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम समाज के लोग मारे गए और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में ही यह खूनी खेल खेला गया, जिसे अपने सियासी फायदे के लिए इसे हिंदू मुस्लिम दंगे का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है और इसी आरोप में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है और पुलिस के अनुसार इन्होंने संभल में हुई हिंसा में दंगाइयों को भरपूर समर्थन दिया है। हालांकि अभी इस मामले की परतें और भी गहरे तक खोदी जा रही हैं। वहीं इसके साथ ही संभल हिंसा में आतंकी कनेक्शन होने की भी बात सामने आ रही है। दरअसल संभल और सहारनपुर जिले में युवाओं के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने यहां पर पूर्व में कई बार दबिश दी हुई है और कईयों को यहां पर गिरफ्तार भी किया था। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इसके पीछे भी आईएसआईएस का मॉड्यूल हो सकता है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है और ना ही इसको लेकर कोई पुख्ता बयान जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 24 नवंबर को जब संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश पर टीम पहुंची थी, तो उसी दौरान बड़ी तादाद में पहुंची मुसलमानों की भीड़ ने पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग भी की, जबकि पुलिस उन्हें लगातार समझा रही थी कि नेताओं के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ, नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। मगर पुलिस को भी निशाना बनाकर उन्हें मारने और जिंदा जलाने तक की बात भी यहां लगातार होती रही और उसी क्रम में यह हिंसा हुई और इस दौरान 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। वहीं जब शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, तो उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ देर बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, शांति सबको विश्वास में लेने से आएगी, किसी को हिरासत में लेने से नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार शांति की बहाली के लिए सही कदम उठाए, न कि किसी को उकसाए। एक बार हम फिर सबसे अमन चैन की अपील करते हैं। माना शासन प्रशासन अपना सही किरदार नहीं निभा रहा है, पर समझदार जनता सब समझते हुए एक दूसरे पर एतबार करे, न कि किसी के बहकावे में आए। आवाम की एकता ही समाज को बांटने वालों की साजिश को नाकामयाब करने का सबसे अच्छा जवाब है। शांति और विश्वास जितनी जल्दी कायम होगा, नफरत की सियासत करने वाले उतनी जल्दी ही हारेंगे। अब जहां एक और संभल के हालात संभल रहे हैं, तो फिर से सियासी बयान दिए जा रहे हैं और साथ ही भाजपा की ओर से भी उस पर पलटवार किया जा रहा है और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसद जियाउर रहमान बर्क को बचाने के काम में भी लगे हुए हैं और निरंतर वही प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब योगी सरकार की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दंगाइयों से वसूली का काम भी शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं एक बात सोचने वाली है कि जब बहराइच में हिंसा हुई थी, तो उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई थी और वो कहां थे उस समय, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिली थी। सिर्फ वो ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए जा रहे थे और उस समय उनके मुंह से इस हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के लिए कोई भी संवेदना का स्वर भी सुनाई नहीं दिया था। बल्कि जब पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा के हत्यारोपियों को गिरफ्तार करना शुरू किया था, तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोपियों का पक्ष लिया था और आज भी जब 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई, तो भी उन्हें उन दंगाइयों की फिक्र है जिन्होंने संभल को सुलगाने के षड्यंत्र को हकीकत में तब्दील करने का काम किया था। आज से लगभग 11 साल पहले हुए मुजफ्फरनगर के दंगों में भी समाजवादी पार्टी की ओर से दंगाइयों को अखिलेश यादव की सरकार ने छूट देने का काम किया था
और खबर यह भी आई थी कि जब पुलिस ने दंगाइयों को पकड़ा था तो लखनऊ से सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान का फोन उन दंगाइयों को छुड़ाने के लिए पुलिस के पास आया था, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को दंगाइयों को छोड़ना पड़ा। जब बार बार दंगाइयों का साथ देने या उनके सपोर्ट में खड़े होने की बात इंडी गठबंधन के नेताओं की ओर से की जाती है तो भला उनके अनुसार यह कैसा इंडिया गठबंधन जो सिर्फ आरोपियों के ही पक्ष में खड़ा नजर आता है, इस बारे में सभी को सोचना चाहिए। ऐसे नेताओं के बारे में आप सब क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।